नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल द फ्रैक्चर्स क्लिनिक एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल वाराणसी में ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ स्लिप डिस्क के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर करूँगा। स्लिप डिस्क के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी रीढ़ की हड्डी की बनावट क्या होती है। रीढ़ की हड्डी या कमर की हड्डी जो है वो हमारे वर्टिब्रा भी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं उसको मेडिकल टर्म में, ये हमारे गर्दन से लेकर के कमर तक जाने वाली 33 हड्डियों का, छोटी छोटी हड्डियों का एक समूह होता है जो आपस में एक के ऊपर एक ईंट की तरह पूरी सज्जित रहती हैं और आपस में कनेक्टेड रहती हैं, जिससे कि पूरा का पूरा स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ये जो होती हैं आपस में कड़ी हड्डियाँ, ये आपस में जुड़ने का क्रम इनका डिस्क या फिर पतली मुलायम हड्डी से होता है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में डिस्क कहते हैं। इस डिस्क का काम ये होता है कि ये एक प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, जिससे कि कभी अगर कूदें हम या जंप करें या कोई झटका लगे तो वो हड्डियाँ आपस में टकराएं ना और ये शॉक उनमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। स्लिप डिस्क का कारण है कि कभी कभी ये जो हड्डी है, जो मुलायम हड्डी डिस्क होती है, ये अपनी जगह से छोड़ करके ये बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने की वजह से जो पीछे की तरफ नसें जा रही होती हैं, कमर की, पैरों की या हाथों की जो नसें होती हैं, उन पे जा कर के ये प्रेशर क्रिएट करने लगती है और इसकी बदौलत में हमें पैरों में बहुत तेज़ या हाथों में बहुत तेज़ दर्द सी महसूस होती है, दर्द की फीलिंग आती है, जो कि काफ़ी सीवियर पेन होता है। स्लिप डिस्क कॉमनली गर्दन में या फिर कमर की हड्डियाँ, जिसको हम लोग लंबर डिस्क कहते हैं, वहाँ पर हो सकती है। लंबर डिस्क काफ़ी कॉमन होती है, सर्वाइकल डिस्क भी काफ़ी कॉमन होती है, लेकिन सर्वाधिक देखने को जो हमें मिलती है वो लंबर डिस्क होती है। कमर में स्लिप डिस्क होने के कारण कई एक हैं, जिनमें से मुख्यतः कारण जो होता है वो कभी चोट लगने के कारण से या फिर कहीं गिर गए अगर पेशेंट, या कोई भारी वजन या हैवी वेट सामान आगे झुक करके उठाने की वजह से जो डिस्क है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा वो कंप्रेस होती है बशर्ते उसके, और इसी की वजह से यहाँ पर जो ये डिस्क की फ्रैगमेंट है वो अपनी जगह से फट करके बाहर आ जाती है और वो बाद में जा कर के नसों पे दबाव करने लग जाती है। अत्यधिक उम्र अगर हो जाती है, वैसे पेशेंट्स में एज इट इज़ ये डिस्क पे लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी दिनों तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं, जिनको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। वो बढ़ने की वजह से भी आपकी डिस्क अपनी जगह से फट जाती है, अपनी जगह से निकलने लगती है और जा कर के कैनाल स्टेनोसिस या फिर नर्व कंप्रेशन, नसों पे दबाव क्रिएट करने लगती है। स्लिप डिस्क अगर आपको हो रखी है तो आपको लक्षण काफ़ी सारे आएंगे, काफ़ी अधिक दर्द होगा। आमतौर से ये लक्षण होते हैं कमर में, कमर से शुरू होते हैं, कमर दर्द शुरू होगा और ये दर्द धीरे धीरे आपके कूल्हे से या हिप से होते हुए पैर के पीछे से होते हुए जाकर के पूरे पैरों में पंजों तक जा सकता है, जिसको हम लोग रेडिएटिंग पेन कहते हैं। नर्व का पेन होता है ये, या कॉमन भाषा में इसको सियाटिका भी कहते हैं। इन सब के अलावा पेशेंट को उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ़ शुरू होएगी, पैरों में झंझनाहट महसूस होएगी, चलने में काफ़ी दिक्कत शुरू हो जाएगी। कुछ दूर चलने के बाद मरीज को ऐसा लगेगा कि नहीं, पूरा पैर फटने लग जा रहा है और उनको बैठने की ज़रूरत महसूस होगी और एक बार थोड़ी देर बैठने के बाद वो दर्द ठीक भी हो जाता है। फिर से लेकिन दोबारा चलने की कोशिश करते वक्त में दोबारा से उनको दर्द महसूस होगा। कई बार समस्या अत्यधिक बढ़ने की वजह से या सीवियर केसेस में हो जाने की वजह से या नेगलेक्ट की वजह से, पुराने केसेस हो जाने की वजह से जब नसों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है तब पैरों में कमज़ोरी भी आनी शुरू हो जाती है, जिसमें पैरों के पंजे या फिर पैर या घुटने चलाने में कमज़ोरी महसूस होने लगती है। और बहुत सीवियर केस में, जिसको हम लोग कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं, वैसे कंडीशन में पेशाब और पैखाना होने की नस पे भी डैमेज होने लगता है
और ये दोनों सेंसेशन भी जा सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में पैरों में लकवा मारने की संभावना भी बनी रहती है। स्लिप डिस्क से बिल्कुल आप बच सकते हैं, चाहें तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, आप अगर अपनी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ में अगर थोड़े बदलाव कर लें तो आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम्स कैसे कैसे होती हैं? जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर्स होते हैं, कभी अगर हमको आगे झुक करके कोई काम करना है तो झुकने के पोस्चर को थोड़ा ध्यान दें कि आगे फॉरवर्ड बेंड ना करें, पैरों के सहारे आप नीचे झुक करके बैठें और तब कोई चीज़ आप काम कर लें। कोई वेट उठाना है, कोई हैवी वज़न उठाना है ज़मीन से उठा करके, तो उनको कमर की बजाय अपने पैरों के बल पे ज़्यादा झुक करके और उठा करके तब काम करें और अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखें, वो बहुत ज़रूरी बात है। रेगुलर एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये करने से ऑटोमेटिकली आपकी मांसपेशियाँ, मसल्स चारों तरफ की बैक की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी और वो स्लिप डिस्क होने से बचाती हैं। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग को बंद कर लें, क्योंकि स्मोकिंग आपकी डिस्क को बहुत कमज़ोर करता है। ये सारी हैबिट्स को अगर आप सुधार लें तो आपके स्लिप डिस्क होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाती हैं। एक और बात जो ध्यान देने वाली है कि यदि आप सोते हैं, सोते वक्त में पैरों, घुटनों के नीचे तकिया लगा सकते हैं या करवट होकर सोते वक्त में भी दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगा के सोएं। इससे आपके स्पाइन पे लोड या वेट काफ़ी कम पड़ता है और डिस्क पे काफ़ी कम प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्लिप डिस्क होने की चांसेस होती हैं वो भी काफ़ी कम हो जाती हैं। लेट करके उठते वक्त में ध्यान दें कि हमेशा करवट होकर के सीधे आप उठें, कभी भी सीधे उठने का प्रयास ना करें। बेड से जब भी उठना है पहले करवट लें, फिर हाथों के सहारे होकर के तब उठें। इससे स्पाइन में डिस्क पे प्रेशर थोड़ा कम पड़ता है और स्लिप डिस्क होने के चांसेस कम हो जाती हैं। यदि आपको लगता है कि आप स्लिप डिस्क से ग्रसित हैं या आपको स्लिप डिस्क हो गई है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा कर के इसको दिखलाएं। वो विभिन्न जांचें करेंगे, आपकी देख करके बातें करेंगे, आपका अलग अलग एक्सरेज होंगे, ब्लड टेस्ट होते हैं और एक MRI टेस्ट भी करवाया जाता है, जिसमें कि आपकी कौन सी डिस्क किस जगह पे स्लिप की हुई है, किस जगह पे जा कर के कौन सी नस को दबाव कर रही है और कहाँ पे एग्जैक्ट समस्या है, इसको पिन पॉइंट करती है। इन सभी जांचों होने के बाद में तब हम लोग एक डायग्नोसिस, एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि आपकी ये वाली नर्व रूट इस वाली डिस्क की वजह से प्रॉब्लम कर रही है। अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और पेशेंट को आराम मिलता है। एक बार डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया, पकड़ लिया कि आपकी डिस्क कहाँ की समस्या है और क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद इसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है स्लिप डिस्क की, वो बेड रेस्ट और दवाइयों से ठीक हो जाती है। इसलिए यदि आपको स्लिप डिस्क हो रखा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा उम्मीद है कि ये दवाइयों से, रेस्ट से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगी। हम लोग भाषा में कहते हैं कि 90% पेशेंट्स बेड रेस्ट, दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। इन सभी के अलावा यदि आपका फिजियोथेरेपी से या दवाइयों से या नसों की सूजन कम करने वाली दवाइयों के बावजूद में भी अगर आपका दर्द कम नहीं हो पा रहा है, तब हम लोगों को एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और फर्दर इसमें आगे के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे जाना पड़ता है। यदि दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसमें इंजेक्शन थेरेपी ट्राई कर सकते हैं। इंजेक्शन में हम लोग कुछ पर्टिकुलर इंजेक्शंस देते हैं स्पाइन में, इसी लेवल पर जा कर के, नसों के पास जा कर के, जिस लेवल पर डिस्क आपकी सरकी हुई है, जिससे कि जो डिस्क है वो सिकुड़ जाती है, उसके आसपास की सूजन थोड़ी कम हो जाती है, नसों पर से प्रेशर, दबाव थोड़ा कम हो जाता है, जिससे कि कमर में जो दर्द था, जो पैरों में जो दर्द था, जो नसों की वजह से दर्द हो रहा था, उसमें आराम मिल जाता है। एक बार दर्द में आराम मिलने के बाद में दोबारा से आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर लें तो आपकी तकलीफ़ में आराम मिल जाता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में ये सब करने के बावजूद में भी, इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी आराम नहीं मिल सकता है। वैसे केसेस में हम लोगों को या तो एंडोस्कोपी से या तो ओपन सर्जरी से इसको ठीक करना पड़ता है। सर्जिकल लाइन आगे जा कर के एंड रिजल्ट होती है, सक्सेसफुल होती है, प्रॉपरली अगर की जाए तो बहुत सक्सेसफुल होती है।